हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। और हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में। इस कोर्स का आज ये 15वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे राज्य विधायिका की। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं राज्य विधायिका की। तो देखिए, आपको याद रखना है कि राज्य विधायिका से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 6 में किए गए हैं। और बात करें आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक राज्य विधायिका के बारे में है। इन आर्टिकल्स में राज्य विधायिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिनके बारे में आपको नहीं भूलना है। आर्टिकल 168, आर्टिकल 168 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य में विधानमंडल का गठन किया जाएगा। क्लियर। तो राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया जाएगा। इससे संबंधित प्रावधान जो हैं वो आर्टिकल 168 में किए गए हैं, आपको याद रखना है। आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 में प्रावधान किए गए हैं विधान परिषद के गठन और उसके उन्मूलन से संबंधित। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसका गठन किस प्रकार से किया जाएगा और उसका उन्मूलन किस प्रकार से होगा, मतलब उसको हटाया किस प्रकार से जाएगा, इससे संबंधित प्रावधान जो हैं आर्टिकल 169 में किए गए हैं। क्लियर। आर्टिकल 170 में है विधानसभा के गठन और उसकी संरचना के बारे में। जो विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसका गठन किस प्रकार से होगा और उसकी संरचना कैसी होगी, इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 170 में। आर्टिकल 171 की बात करते हैं। आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की संरचना कैसी होगी, इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 171 में। तो इन 4 आर्टिकल्स के बारे में आपको नहीं भूलना है। इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा विधानसभा और विधान परिषद। इन्हीं के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं बाईकैमरल स्टेट्स की। ऐसे राज्य जहां पर 2 सदन होते हैं, जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एट प्रेजेंट ऐसे 6 राज्य हैं भारत में जहां पर 2 सदन हैं। 2 सदन कौन कौन से? एक होती है विधानसभा और दूसरी होती है विधान परिषद। विधानसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और विधान परिषद को अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के राज्य जहां पर दोनों सदन हैं, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, एट प्रेजेंट ऐसे 6 राज्य हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद रखना है टी काम्बू। क्या? टी काम्बू। टी से आपको याद रखना है तेलंगाना, के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार और यू से उत्तर प्रदेश। इसको आपको नहीं भूलना है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं विधान परिषद के गठन और उन्मूलन के बारे में, कि अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो या फिर उसको हटाना हो तो उसका क्या तरीका होता है, वो किस प्रकार से होगा, उसके बारे में बात करते हैं। इससे संबंधित प्रावधान जो हैं वो आर्टिकल 169 में किए गए हैं। तो इस आर्टिकल के बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो देखिए, अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो या फिर उसको हटाना हो, उससे संबंधित अधिकार है विधानसभा के पास, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। क्लियर। विधानसभा अगर चाहती है कि राज्य में विधान परिषद हो या फिर ऐसे राज्य जिनमें विधान परिषद पहले से ही है और उसको हटाना हो, तो इस प्रकार के अधिकार जो हैं वो संविधान में विधानसभा को दिए गए हैं। तो देखिए, अगर विधानसभा चाहती है कि राज्य में एक विधान परिषद भी हो, तो विधान परिषद के गठन से संबंधित एक प्रस्ताव लाना पड़ता है विधानसभा में, और उस प्रस्ताव को, उस रिजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ता है विधानसभा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस प्रस्ताव को विधानसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ता है, विशेष बहुमत से पास कराना पड़ता है। क्लियर। ये विशेष बहुमत क्या होता है, इसके बारे में भी आप समझ लो। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें उस प्रस्ताव को 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप,
मतलब विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उसके 50% प्लस 1 सदस्य जो हैं वो इस प्रस्ताव के फेवर में होने चाहिए। तो पहली कंडीशन तो विशेष बहुमत के लिए ये होती है कि विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उसके 50% प्लस 1 उस प्रस्ताव के फेवर में होने चाहिए। बात करते हैं इसकी दूसरी कंडीशन की। इसकी दूसरी कंडीशन के तहत ये है कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग उस प्रस्ताव के फेवर में होने चाहिए। अब ये क्या है, इसको आप ऐसे समझिए कि विधानसभा की हर रोज क्या होती है, विधानसभा की हर रोज सिटिंग्स होती हैं। तो क्या ऐसा होता है कि विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वो हर रोज सिटिंग्स में पार्टिसिपेट करें? उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है 403। तो क्या ऐसा होता है कि विधानसभा की सिटिंग्स में ये 403 सदस्य हर रोज आए? देखिए, ऐसा हो भी सकता है कि किसी दिन ये सारे के सारे सदस्य 403 सदस्य जो हैं वो विधानसभा की सिटिंग में पार्टिसिपेट करें। लेकिन यूजुअली होता क्या है कि इनमें से कुछ सदस्य एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, और उसका कोई भी कारण हो सकता है, उनके अपने पर्सनल रीजन हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि उस दिन जिस दिन विधानसभा में विधान परिषद के गठन से संबंधित प्रस्ताव लाना है उस दिन 50 सदस्य अनुपस्थित हैं, तो इन 403 सदस्य में से 50 को घटा देंगे तो बचेगा 353। अब आगे आपको ध्यान देना है, जब इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तो क्या ऐसा जरूरी होता है कि सभी लोग वोट करें? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोग वोट करें। अब मान लीजिए कि इनमें से 20 लोगों ने वोट नहीं की, तो इन 353 में से 20 को और घटा देंगे हम लोग तो बचेगा 333। तो ये जो 333 सदस्य हैं ये ऐसे हैं जो विधानसभा में मौजूद भी हैं, प्रेजेंट भी हैं और इन्होंने वोटिंग भी की है। तो इन्हें कहा जाता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इनका 2/3 निकालना पड़ेगा अब हमें। तो 333 का अगर हम लोग 2/3 निकालते हैं तो वो आता है 222। तो दूसरी कंडीशन के तहत 222 सदस्य जो हैं वो इस प्रस्ताव के फेवर में होने चाहिए, तभी जाकर ये विधानसभा से पास हो सकता है। और अगर हम लोग बात करें पहली कंडीशन की, देखिए पहली कंडीशन में ये था कि 50% प्लस 1 ऑफ टोटल मेंबरशिप, मतलब विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 50% प्लस 1 सदस्य जो हैं वो इस प्रस्ताव के फेवर में होने चाहिए। अब 50% प्लस 1 भी निकालते हैं टोटल मेंबर्स का। देखिए टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर है 403। तो अगर हम लोग 403 का 50% प्लस 1 निकालते हैं तो वो आएगा 202। अब दो नंबर्स आपके सामने हैं, एक है 202 जो पहली कंडीशन के तहत है और एक है 222 जो कि दूसरी कंडीशन के तहत है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि इनमें से जौन सा भी नंबर बड़ा होगा उतने सदस्य उस प्रस्ताव के फेवर में होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो प्रस्ताव जो है स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से पास हो गया है। अब एक चीज आपको यहां पर समझ में आ रही होगी कि ये जो 202 नंबर वाली फिगर है ये तो हमेशा फिक्स रहेगी। क्यों? क्योंकि टोटल मेंबर्स जो हैं विधानसभा के वो फिक्स रहेंगे और उनका जब हम लोग 50% प्लस 1 निकाल लेंगे तो वो हमेशा 202 आएगा। ठीक है, बात करें इस फिगर की 222 वाले की तो ये चेंज हो सकती है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी दिन 200 सदस्य अनुपस्थित हैं तो 403 सदस्य में से जब हम लोग 200 को घटाएंगे तो आएगा 203। अब मान लीजिए कि इन 203 सदस्य में से भी 50 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाली है, तो जब 203 में से 50 को घटाया जाएगा तो आएगा 153। तो ये 153 ऐसे लोग हैं जो उस दिन प्रेजेंट भी हैं और जो वोट भी डालेंगे। और जब इस 153 का 2/3 हम लोग निकाल लेंगे तो क्या आएगा 102। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले ये फिगर क्या थी, पहले ये फिगर थी 222 और अब ये फिगर है 102। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो ये पहले वाली कंडीशन है, पहले वाली कंडीशन क्या है, 50% प्लस 1 ऑफ टोटल मेंबरशिप कितने हैं 202। तो 202 सदस्यों को कंसिडर किया जाएगा कि 202 सदस्य जो हैं वो इस प्रस्ताव के फेवर में होने चाहिए, न कि 102। क्लियर? तो ध्यान आपको ये देना है कि इन दोनों कंडीशंस में जो भी फिगर बड़ी आएगी उतने सदस्य जो हैं उस प्रस्ताव के फेवर में होने चाहिए। जैसे कि पहले वाले केस में हम लोगों ने 222 सदस्यों को कंसिडर किया था। क्लियर? तो जब कोई बिल या प्रस्ताव इस प्रकार के बहुमत से पास होता है तो उसको कहा जाता है कि ये बिल या प्रस्ताव जो है विशेष बहुमत से पारित हो गया है। आई होप कि आप समझ गए हैं कि विशेष बहुमत क्या होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं।
तो जब वो प्रस्ताव राज्य विधानसभा से विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा तो उसके बाद जाएगा वो संसद के पास में, पार्लियामेंट के पास में, और संसद में उस प्रस्ताव को पारित होना है सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से। और साधारण बहुमत क्या होती है? ये जो पहले वाली कंडीशन हमारी थी 50% +1 ऑफ टोटल मेंबरशिप, यही होता है साधारण बहुमत। तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों से इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पास होना है। और जब ये संसद से पास हो जाएगा उसके बाद राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से स्थापना होती है किसी भी राज्य में विधान परिषद की। इसके बारे में आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि इस प्रकार का संविधान संशोधन जिसके द्वारा राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जाए, उस प्रकार का जो संविधान संशोधन होता है उसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं विधानसभा के आकार की, विधानसभा की स्ट्रेंथ की, कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं और विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं और विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। बात करते हैं अपवाद की। तो 3 राज्य ऐसे हैं जो इसके अपवाद हैं। कौन कौन से? सिक्किम, मिजोरम और गोवा। सिक्किम, मिजोरम और गोवा की विधानसभाओं में जो सदस्यों की संख्या है वो 60 से कम है। सिक्किम की विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 32, मिजोरम की में 40 और गोवा विधानसभा में भी सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। तो ये इसके अपवाद है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं विधानसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स की, मनोनीत सदस्यों की। ठीक है। तो एक सदस्य ऐसा होता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से जिसको राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में मनोनीत किया जाता है। क्लियर। एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जिनके माता पिता में से कोई एक ब्रिटिश होता है। क्लियर। इस प्रकार का जो प्रावधान था कि राज्य विधानसभा में और लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इस प्रकार का प्रावधान शुरू में 10 सालों के लिए था। केवल 1960 तक ही इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। संविधान लागू होने के केवल 10 वर्षों तक ही इस प्रकार के प्रावधान को किया गया था शुरू में। लेकिन हर बार क्या किया गया? हर बार संविधान में संशोधन करके इस प्रावधान को 10-10 साल के लिए बढ़ाया गया। सन 2009 में 95वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को मिलने वाला ये जो रिजर्वेशन है इसको 2020 तक बढ़ा दिया गया था। तो 2020 तो जा चुका है, अभी तो 2022 चल रहा है। तो क्या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को मिलने वाला ये जो रिजर्वेशन है इसको आगे 10 साल बढ़ाने के लिए संविधान में कोई और संशोधन किया गया है? उसके बारे में बात करते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। तो मैंने आपको बताया कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को मिलने वाला ये जो रिजर्वेशन था इसको 95वें संविधान संशोधन सन 2009 के तहत 2020 तक बढ़ा दिया गया था। और बात करें डेट की तो 5 जनवरी सन 2020 तक इसको बढ़ाया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जनवरी 2020 को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को मिलने वाला ये जो रिजर्वेशन है ये खत्म होना था। क्लियर। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2019 में 126वां संविधान संशोधन पारित किया। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर ये याद रखना है कि इस संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज को मिलने वाला जो आरक्षण था राज्य विधानसभा और लोकसभा में उसको खत्म कर दिया गया है। मतलब अब राज्य विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा कोई भी एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से लोकसभा में भी राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। क्लियर। और यहां पर ये जो पॉइंट है इसके बारे में भी आप समझ लो, हालांकि इसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। देखिए इसी प्रकार का रिजर्वेशन जो है वो SC/ST कम्युनिटीज को मिलता है। SC/ST को मिलने वाला जो रिजर्वेशन था वो भी शुरू में केवल 10 सालों के लिए था, 1960 तक था। लेकिन बार बार क्या किया गया? संविधान में संशोधन किए गए और उसको 10-10 साल के लिए बढ़ाया गया। ये जो 95वां संविधान संशोधन सन 2009 में हुआ था इसी ने SC/ST को मिलने वाला जो आरक्षण है विधानसभाओं में और लोकसभा में उसको 2020 तक बढ़ाया था। तो इस प्रकार से SC/ST को मिलने वाला जो आरक्षण है वो भी 5 जनवरी 2020 को खत्म होना था। तो इस पर भारत सरकार का जो स्टैंड है वो क्या है? भारत सरकार ने कहा
कि SC/STs को मिलने वाला जो आरक्षण है उसको खत्म नहीं किया जाएगा और 126वें संविधान संशोधन 2019 के तहत SC/STs को मिलने वाला जो आरक्षण है उसको 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया 2030 तक। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। 126वें संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ को जो आरक्षण मिलता था राज्य की विधानसभाओं में और लोकसभा में, उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन SC/STs को मिलने वाला जो आरक्षण है उसको 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया 2030 तक। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन की। देखिए होता क्या है कि किसी भी राज्य में विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होगी ये निर्भर करता है उस राज्य की जनसंख्या पर, और राज्य की जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ है या फिर देश की जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए हर 10 साल के बाद में सेंसस की जाती है, जनगणना की जाती है। तो यहां पर हम लोग वही बात करेंगे कि प्रत्येक जनगणना के बाद जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के आधार पर विधानसभाओं की सीटों की संख्या में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य की विधानसभाओं में सीटों की संख्या को फिक्स कर दिया गया था सन 2000 तक। कौन सी जनगणना के आधार पर? तो आपको याद रखना है 1971 की जनगणना के आधार पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सन 2000 तक राज्य की विधानसभाओं में सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जनगणना यहाँ पर कौन सी कंसिडर की गई आपको याद रखना है। 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों की जितनी भी जनसंख्या थी और उसके आधार पर विधानसभाओं में जितनी भी सीटों की संख्या थी उसको सन 2000 तक फिक्स कर दिया गया। अब जब सन 2000 आया तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सन 2001 में 84वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत विधानसभाओं में सीटों की संख्या को फिक्स कर दिया गया। कब तक? 2026 तक। और जनगणना वही पुराने वाली रखी गई 1971 वाली। तो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों की जितनी भी जनसंख्या थी और उसके आधार पर विधानसभाओं में जितनी भी सीटें थी उनको फिक्स कर दिया गया है 2026 तक। 2026 तक विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की, प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है विधानसभा सीट और दूसरी होती है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब यह है कि जो एक विधानसभा की सीट है उसकी टेरिटरी कितनी है, वो कितनी दूर में को फैला हुआ है। और उसका निर्धारण कैसे होगा? उसका निर्धारण होगा कि वहां की जनसंख्या कितनी है। समझ में आई बात? उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि पहले एक विधानसभा क्षेत्र की टेरिटरी इतनी थी। क्लियर। और इसकी जनसंख्या आप मान लीजिए 5 लाख। अब 10 साल और 20 साल के बाद में क्या होगा कि इस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ेगी, ये एक्सपेंड करेगा और मान लीजिए इसकी जनसंख्या हो गई 10 लाख। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उस क्षेत्र को लेकर विधानसभा की सीटों का फिर से निर्धारण करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है? यहां पर आपको यह याद रखना है कि जैसे जैसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनसंख्या बढ़ती है उसी के हिसाब से उस क्षेत्र को जो विधानसभा की सीटें अलॉट की गई हैं उनमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो देखिए यहां पर आपको याद रखना है कि 2001 में 84वें संविधान संशोधन के तहत टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो साइज था उसको फिक्स कर दिया गया था 1991 की जनगणना के आधार पर। लेकिन आगे चलकर 2003 में फिर से संविधान संशोधन किया गया और 87वें संविधान संशोधन के तहत जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके साइज को फिक्स किया गया। और जनगणना कौन सी कंसीडर की गई? 2001 की जनगणना। 2001 की जनगणना के आधार पर 2003 में 87वें संविधान संशोधन के तहत टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज फिक्स कर दिया गया और प्रेजेंट में भी यही सिनेरियो है, आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जो SC/ST कम्युनिटी है उसके लिए आरक्षण के क्या प्रावधान किए गए हैं विधानसभा में। ठीक है। शुरू में इनके लिए जो आरक्षण था वो 10 सालों के लिए था, 1960 तक था। लेकिन हर बार क्या किया गया? हर बार संविधान में संशोधन करके इनके लिए जो आरक्षण है उसको 10-10 साल के लिए बढ़ाया गया। और 95वें संविधान संशोधन सन 2009 के द्वारा इसको बढ़ा दिया गया 2020 तक। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 5 जनवरी 2020 तक इनको मिलने वाला जो आरक्षण था वो समाप्त होना था। ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2019 में भारत सरकार के द्वारा
126वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत SC ST कम्युनिटी को मिलने वाला जो आरक्षण था उसको फिर से 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया 2030 तक। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं विधान परिषद की संरचना के बारे में कि विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं 40। क्लियर। और अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं विधानसभा के सदस्यों के 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा में 300 सदस्य हैं, तो विधान परिषद में जो है इन 300 सदस्य के 1/3 सदस्य जो हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं। तो कितने होंगे? 100 सदस्य। क्लियर। तो उस विधान परिषद में 100 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग कि विधान परिषद में चुनाव का क्या तरीका होता है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो किस प्रकार से चुने जाते हैं। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं उनके 1/3 सदस्यों को चुना जाता है लोकल बॉडीज के द्वारा। जो म्यूनसिपालिटीज या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं उनके द्वारा विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को चुना जाता है। क्लियर। और इसके 1/3 सदस्यों को चुना जाता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। क्लियर। 1/12 सदस्यों को चुना जाता है टीचर्स के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा। क्लियर। और 1/12 सदस्यों को चुना जाता है छात्रों के द्वारा, ऐसे छात्र जो ग्रेजुएट्स हैं 3 साल के कोर्स में। क्लियर। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इन सभी को ऐड कर देते हैं तो बनता है 5/6। तो विधान परिषद में 5/6 सदस्यों का चुनाव होता है और वो भी किस प्रकार से? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है 5/6 सदस्यों का। देखिए प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें आम जनता वोट डालकर चुनती है। क्लियर। लेकिन यहां पर आम जनता ने वोट नहीं डाली है, यहां पर वोट डाली है इन सभी ने जिनके बारे में हम लोगों ने बात करी। क्लियर। तो 5/6 सदस्य तो ये हो गए, तो बचे कितने? बचे 1/6 सदस्य। क्लियर। तो ये काफी इंपोर्टेंट है। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये क्या है? ये है विधान परिषद में चुनाव का तरीका। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं जिनको कहा जाता है MLCs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, वो किस प्रकार से चुने जाते हैं ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं कार्यकाल की ड्यूरेशन की, और सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा के कार्यकाल की। तो देखिए आपको याद रखना है विधानसभा का कार्यकाल जो है वो सामान्यतः 5 साल का होता है। क्लियर। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, नेशनल इमरजेंसी की, कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो उस केस में विधानसभा का कार्यकाल जो है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल के केस में विधानसभा का कार्यकाल जो है एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल हट जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल के हटने के बाद 6 महीने से ज्यादा विधानसभा के कार्यकाल को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं। देखिए विधानसभा का जो सत्र है वो वर्ष में कम से कम 2 बार चलना चाहिए। क्लियर। यूजुअली विधानसभा का सत्र जो है वो 3 बार चलता है एक वर्ष में, लेकिन संविधान में प्रावधान किया गया है कि उसको कम से कम 2 बार तो चलना ही है। राइट। और ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की जो पहली तिथि होती है उनके बीच में 6 महीनों से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। राइट। इसको आप ऐसे समझिए कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच में 6 महीनों से ज्यादा का अंतर नहीं होना है। एक सत्र अगर अभी चल रहा है तो दूसरा सत्र विधानसभा का 6 महीनों के अंदर चल जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं विधान परिषद के कार्यकाल की। तो विधान परिषद का कार्यकाल सामान्यतः होता है 6 साल। क्लियर। याद रखना है आपको। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं। क्लियर। विधान परिषद में हर दूसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, और जैसे ही ये 1/3 सदस्य रिटायर होंगे तो उसके बाद वापस से दूसरे 1/3 सदस्यों का 1/3 सदस्यों का इलेक्शन होता है विधान परिषद में। और इलेक्शन का क्या तरीका है? इलेक्शन का तरीका है ये, जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी। क्लियर। तो इस प्रकार से विधान परिषद जो है वो एक स्थायी सदन बना रहता है। विधान परिषद जो है वो एक परमानेंट हाउस होता है, स्थायी सदन होता है राज्यसभा की तरह। विधान परिषद को राज्यपाल के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता, डिजोल्व नहीं किया जा सकता।
और बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है विधानसभा और विधान परिषद में। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, योग्यताओं की। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी उम्र जो है वो कम से कम 25 साल होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उसकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 30 साल। क्लियर? तो विधानसभा के केस में 25 साल और विधान परिषद के केस में 30 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। क्लियर? बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के केस में भी उसकी कम से कम उम्र जो है 25 साल की होनी चाहिए। क्लियर? और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी उम्र जो है वो 30 साल की कम से कम होनी चाहिए। क्लियर? बात करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए उस व्यक्ति की उम्र जो है वो कम से कम 35 साल की होनी चाहिए। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं एमएलए की बात करते हैं। एमएलए कौन होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य। क्लियर? तो एमएलए बनने के लिए एक कंडीशन जरूरी होती है कि उस व्यक्ति को उस राज्य का इलेक्टर होना जरूरी है। जिस राज्य की विधानसभा में उसको चुनकर जाना है उसे उस राज्य का इलेक्टर होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन की मतदाता सूची होती है उसमें उसका नाम होना जरूरी होता है, उसको उस राज्य का वोटर होना जरूरी होता है, आपको याद रखना है। क्लियर? आगे बात करते हैं एमएलसी की। एमएलसी कौन होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य। क्लियर? तो एमएलसी बनने के लिए यह कंडीशन होती है कि उस व्यक्ति को उस राज्य का इलेक्टर होना भी जरूरी है और उसे साथ ही साथ वहां का रेसिडेंट होना, निवासी होना भी जरूरी है। तो एमएलसी बनने के लिए दो कंडीशन होती है। पहली तो ये कि जिस राज्य की विधान परिषद में उसको चुनकर जाना है उसे उस राज्य का इलेक्टर होना जरूरी है, वोटर होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो वहां का रहने वाला भी हो, वो वहां का निवासी भी हो। क्लियर? आगे बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस की, अयोग्यताओं की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान से समझना है। देखिए, यहां पर हम लोग दो प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। एक होती है नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन और दूसरी होती है एंटी डिफेक्शन के आधार पर, दल बदल के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन की, कि ऐसी कौन सी अयोग्यताएं हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति से विधानमंडल की सदस्यता छीनी जा सकती है। तो सबसे पहले तो आप यही जान लो कि नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन सी हैं। तो देखिए, पहले तो ये है कि वो भारत का नागरिक ना हो। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो उसको विधानमंडल का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? दूसरा ये है कि वो लाभ का पद धारण करता हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करता हो। वो एमएलए है या फिर एमएलसी है, एमएलए या फिर एमएलसी होने के साथ साथ में वो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के अंदर किसी और दूसरी सरकारी नौकरी पर भी हो, किसी और पद से भी उसको लाभ मिल रहा हो, तो वो जो दूसरा पद है उसको कहा जाता है लाभ का पद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसकी जो सदस्यता है राज्य विधानमंडल की उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है? आगे देखिए, अगर वो दिवालिया है या फिर उसकी मानसिक हालत सही नहीं है, उस केस में भी उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सारी क्या है? ये है नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशंस। और इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इन नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशंस को लेकर जो राज्यपाल का निर्णय होता है वो फाइनल होता है। क्लियर? राज्यपाल डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति को राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित करना है या फिर किसको नहीं करना है। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं एंटी डिफेक्शन या फिर दल बदल के आधार पर अयोग्यता की। दल बदल क्या है और एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, इससे संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में, अगर आपको उसको जानना है तो उस वीडियो की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको जाकर देख लेना है। ठीक है? यहां पर आपको यह याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसको लेकर जो अधिकार है वो विधानसभा के स्पीकर और विधान परिषद के चेयरमैन के पास में होते हैं। क्लियर? अगर वो एमएलए है तो उसको लेकर अंतिम फैसला देंगे विधानसभा के स्पीकर, और अगर वो एमएलसी है तो उसको लेकर अंतिम फैसला देंगे विधान परिषद के चेयरमैन। क्लियर? जैसे कि पहले वाले केस में हम लोगों ने बात करी थी कि राज्यपाल के पास में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है, तो इस वाले केस में विधानसभा के स्पीकर और विधान परिषद के चेयरमैन के पास में
ये अधिकार होता है कि वो दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को योग्य या फिर अयोग्य घोषित कर सकते हैं। क्लियर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर ये याद रखना है कि ये जो निर्णय लिया जाएगा विधानसभा के स्पीकर और विधान परिषद के चेयरमैन के द्वारा, इस निर्णय की अदालत में जांच की जा सकती है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। तो देखिए, इन दोनों का चुनाव जो है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। क्लियर। और अगर अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो उपाध्यक्ष जो हैं वो अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। क्लियर। काफी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। और अगर अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाना है तो वो किस प्रकार से हटाया जाएगा। देखिए, आपको याद रखना है कि उनको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। तो 14 दिन का नोटिस देने के बाद में उनको सदन में इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जा सकता है। क्लियर। अब ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, ये होती है मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। अब ये क्या है, देखिए हम लोगों ने शुरू में बात करी है प्रेजेंट एंड वोटिंग की। तो इफेक्टिव मेजोरिटी जो होता है वो होता है 50% + 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो इस प्रकार से विधानसभा के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इफेक्टिव मेजोरिटी से और किन किन को हटाया जा सकता है। तो देखिए, आपको याद रखना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, उनको, लोकसभा के स्पीकर को, विधानसभा का स्पीकर और विधान परिषद के चेयरमैन को भी इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है उनके पद से। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं साधारण बिल की, ऑर्डिनरी बिल की, कि साधारण बिल को राज्य विधायिका में किस प्रकार से पास किया जाता है। तो देखिए, ध्यान से आपको समझना है। मान लीजिए राज्य विधानसभा ने कोई ऑर्डिनरी बिल पास किया तो वो यहां से पास होने के बाद में जाएगा अपर हाउस के पास में, और अपर हाउस क्या होता है, विधान परिषद। तो विधानसभा से पास होने के बाद वो कहां जाएगा, वो जाएगा विधान परिषद में। विधान परिषद के सामने उस बिल को लेकर कौन कौन से ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, विधान परिषद जो है उस बिल को पास कर सकती है। तो अगर विधान परिषद से भी वो बिल पास हो गया तो अब वो जाएगा राज्यपाल के पास में, और राज्यपाल ने भी अगर उसको अपनी अनुमति दे दी तो वो बिल जो है अब एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। क्लियर। दूसरा ऑप्शन विधान परिषद के पास में यहां पर यह है कि वो उस बिल को रिजेक्ट कर सकती है। तीसरा ऑप्शन विधान परिषद के पास में यहां पर यह होता है कि विधान परिषद उस बिल पर कोई एक्शन ना ले 3 महीनों के लिए। तो ये 3 महीनों वाला टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। विधान परिषद ऐसा भी कर सकती है कि 3 महीनों के लिए उस बिल पर कोई एक्शन ना ले। तो ये जो 2 केस हैं, रिजेक्ट वाला और 3 महीने एक्शन ना लेने वाला, अगर विधान परिषद ने ऐसा किया तो ये जो बिल है ये वापस से विधानसभा के पास में चला जाएगा। क्लियर। ध्यान आपको यहां पर यह देना है कि विधान परिषद के द्वारा उस बिल को रिजेक्ट किए जाने पर भी वो रिजेक्ट नहीं होगा। क्लियर। वो कहां पर चला जाएगा, वो चला जाएगा विधानसभा के पास में। अब आगे आपको ध्यान देना है कि अगर विधानसभा उस बिल को वापस से पारित करती है तो वो फिर से विधान परिषद के पास में जाता है। क्लियर। अब विधान परिषद के पास में कौन कौन से ऑप्शंस हैं उन पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए, पहला तो ये है कि विधान परिषद उस बिल को पास कर दे। अगर विधान परिषद ने उस बिल को पास किया तो अब वो जाएगा गवर्नर के पास में, और अगर गवर्नर ने भी उस बिल को अपनी सहमति दे दी तो वो बिल जो है एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। क्लियर। दूसरा ऑप्शन विधान परिषद के पास में ये होता है कि विधान परिषद ये कर सकती है कि वो 1 महीने तक उस बिल पर कोई एक्शन ना ले। तो इस बार विधान परिषद के पास में केवल 1 महीने का टाइम होता है उस बिल पर अपना कोई फैसला लेने का। और अगर विधान परिषद ने उस बिल पर 1 महीने के अंदर कोई फैसला नहीं लिया तो अब यह समझा जाएगा कि वो बिल जो है दोनों सदनों से पास हो गया है और वो बिल जो है एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार से पास होता है साधारण बिल राज्य विधानमंडल में। ये आपको याद रखना है। ध्यान आपको यहां पर यह देना है कि जो विधान परिषद है वो साधारण बिल को कुल 4 महीनों के लिए रोक कर रख सकती है, उसको डिले कर सकती है। पहली बार वो उसको 3 महीनों के लिए रोक कर रख सकती है और दूसरी बार वो उसको 1 महीनों के लिए रोक कर रख सकती है। तो अब आप यहां पर यह सोचिए कि क्या कभी साधारण बिल को लेकर इन दोनों सदनों में डेडलॉक होगा?
क्या कभी कोई विवाद होगा जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा वाले केस में होता है? तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि विधान परिषद के पास में बिल को रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है। वो 4 महीनों के बाद में अपने आप से कानून बनना ही है। क्लियर? तो विधान परिषद के पास में यहां पर ज्यादा पावर नहीं होती है। तो विधानसभा और विधान परिषद के बीच में साधारण बिल को लेकर कोई डेडलॉक नहीं होगा। क्लियर? अगर हम लोग बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो जब लोकसभा और राज्यसभा में बिल को लेकर विवाद होता है, डेडलॉक होता है, तो उसको सुलझाने के लिए दोनों हाउसेस की जॉइंट सीटिंग की जाती है। अब आप यहां पर यह सोचिए कि क्या विधानसभा और विधान परिषद की भी कोई जॉइंट सीटिंग होगी? तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब कोई डेडलॉक ही नहीं होगा तो जॉइंट सीटिंग भी नहीं होगी। क्लियर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि राज्य के केस में संयुक्त बैठक जॉइंट सीटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। क्लियर? क्योंकि विधान परिषद जो है वो साधारण बिल को अधिकतम 4 महीनों के लिए ही रोक सकती है। 4 महीनों के बाद वो बिल अपने आप से कानून बन जाएगा। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं मनी बिल की, धन विधेयक की, कि धन विधेयक जो है वो किस प्रकार से पारित होता है राज्य विधायिका से, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो धन विधेयक होता है वो केवल विधानसभा में लाया जाएगा। क्लियर? जो साधारण बिल है जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, उसे विधानसभा या फिर विधान परिषद, इन दोनों में से किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। क्लियर? लेकिन मनी बिल को केवल विधानसभा में लाया जाएगा। और कैसे? राज्यपाल की पूर्वानुमति से। तो धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्वानुमति से विधानसभा में लाया जाएगा। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको नहीं भूलना है। क्लियर? अब मान लीजिए कि विधानसभा ने धन विधेयक को पास किया, तो अब वो जाएगा विधान परिषद के पास में। विधान परिषद के पास में मनी बिल को लेकर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला ऑप्शन तो उसके पास में ये है कि वो उस बिल को पास कर दे। अगर विधान परिषद से भी धन विधेयक पारित हो गया तो वो उसके बाद जाएगा राज्यपाल के पास में, और अगर राज्यपाल ने भी उसको अपनी सहमति दे दी तो वो कानून बन जाएगा। क्लियर? विधान परिषद के पास में धन विधेयक को रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं होता है। काफी इंपोर्टेंट है। जैसे कि साधारण बिल के केस में हम लोगों ने बात की थी कि साधारण बिल को विधान परिषद रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन धन विधेयक को विधान परिषद रिजेक्ट नहीं कर सकती है। क्लियर? और धन विधेयक को विधान परिषद अमेंड भी नहीं कर सकती है, उसमें कोई संशोधन भी नहीं कर सकती है। और बात करें साधारण बिल की, तो साधारण बिल को विधान परिषद संशोधित कर सकती है, लेकिन वो जो संशोधन है उसको विधानसभा मान भी सकती है और नहीं भी। क्लियर? आगे बात करें, देखिए धन विधेयक को लेकर विधान परिषद जो है वो केवल रिकमेंडेशंस दे सकती हैं विधानसभा को। क्लियर? और ये जो रिकमेंडेशंस हैं इनको विधानसभा मान भी सकती है और नहीं भी। और ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं है कि धन विधेयक को लेकर विधान परिषद को 14 दिन के अंदर कोई ना कोई फैसला लेना होता है। या फिर इसको ऐसा कहें कि विधान परिषद जो है वो धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। अगर 14 दिन के अंदर उसने कोई फैसला नहीं लिया तो 14 दिन के बाद जो धन विधेयक है वो अपने आप से कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। क्लियर? अब यहां पर हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि जब धन विधेयक दोनों हाउसेस से पास होकर राज्यपाल के पास में जाता है तो राज्यपाल के पास में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, जो मनी बिल है वो राज्यपाल के पास में आया तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, उस बिल को अपनी सहमति दे सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी सहमति दी तो वो कानून बन जाएगा। क्लियर? राज्यपाल और क्या कर सकते हैं, वो अपनी एसेंट को विथहोल्ड कर सकते हैं, मतलब अपनी सहमति को रोक सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो मनी बिल है वो खत्म हो जाएगा, वो कानून नहीं बनेगा। क्लियर? तीसरा ऑप्शन राज्यपाल के पास में ये होता है कि वो मनी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं, और राज्यपाल का जो रोल था बिल को लेकर वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि केवल धन विधेयक को ही राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करते हैं, वो किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर ये याद रखना है कि राज्यपाल धन विधेयक को रिटर्न नहीं कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। ऐसा वो इसलिए नहीं करते क्योंकि शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक को राज्यपाल की अनुमति से ही लाया जाता है विधानसभा में। तो जब राज्यपाल ने पहले ही अपनी अनुमति उस बिल को दे रखी है तो राज्यपाल बाद में चलकर
उस बिल को रिटर्न नहीं करते हैं राज्य विधानमंडल में, ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो इस प्रकार से पारित होता है धन विधेयक राज्य की विधायिका में। क्लियर। ये भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है धन विधेयक के बारे में, आपको याद रखना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है वो विधानसभा अध्यक्ष का होता है। क्लियर। आगे बात करते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं कुछ राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 403। क्लियर। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 100। राइट। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 288। क्लियर। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 78। क्लियर। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 294। क्लियर। और पश्चिम बंगाल में अभी तक कोई विधान परिषद नहीं है। आगे बात करें बिहार की, तो बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 243 और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 75। क्लियर। गुजरात की बात करें, गुजरात की विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 182 और यहाँ पर कोई विधान परिषद नहीं है। क्लियर। बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 224 और इसकी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 75। क्लियर। तो इन राज्यों के बारे में आपको याद रखना है कि इनकी विधानसभा और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में आपको नहीं भूलना है। क्लियर। तो देखिए यहां पर हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आर्टिकल्स दिए हुए हैं और सूची 2 में प्रावधान। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है। ये सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व करने हैं खुद से। इनके आंसर पहले आपको खुद से निकालने हैं, उसी के बाद अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तभी जाकर आपको इस डिस्कशन का अच्छे से फायदा होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। देखिए आर्टिकल 168, आर्टिकल 168 में प्रावधान किया गया है राज्यों में विधायिका के गठन के बारे में। ठीक है। आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 विधान परिषद के गठन और उसके उन्मूलन के बारे में है। क्लियर। आर्टिकल 170 जो है वो विधानसभा के गठन और उसकी संरचना के बारे में है। क्लियर। बात करें आर्टिकल 171 की, तो आर्टिकल 171 जो है वो विधान परिषद की संरचना के बारे में है। क्लियर। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राज्य विधान परिषद के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनें। ठीक है। तो पहला कथन दिया हुआ है, संबंधित प्रस्ताव विधानसभा से साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है कि संबंधित प्रस्ताव संसद से विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि ऐसा संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है। तो ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। क्लियर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने डिस्कशन को ध्यान से देखा है तो इसको आप बड़ी इजीली सोल्व कर लोगे। ठीक है। देखते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो तो उससे संबंधित प्रस्ताव जो है वो विधानसभा से साधारण बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत से पारित होता है। क्लियर। बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये प्रस्ताव जो है संसद से विशेष बहुमत से नहीं बल्कि साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। क्लियर। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस प्रकार का जो संविधान संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं होता है। क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्य की दल बदल के आधार पर अयोग्यता पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विधानसभा का अध्यक्ष या फिर विधान परिषद का चेयरमैन। इन दोनों के पास में ये अधिकार है कि वो किसी भी सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य या फिर योग्य घोषित कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। साधारण बिल को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है, ये आपको बताना है। तो इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 4 महीनों तक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
तो यहाँ पर बात हो रही है राज्य विधानसभा की। क्लियर। तो राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 500, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर केवल वीडियो को देखना ही नहीं है, वीडियो को पॉज करना है। ये सारे क्वेश्चन पहले आपको खुद से ट्राई करने हैं, उसी के बाद अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाना है। क्लियर। वरना अगर आप लोग केवल वीडियो देखते रहोगे तो इस डिस्कशन का जो फायदा आपको होना चाहिए वो होगा नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको चुना जाता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। विधानसभा के सदस्य जो हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर बात हुई है राज्य विधान परिषद की। तो राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 40। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की पहली तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए विधानसभा के 2 सत्रों के बीच। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसके बारे में हम लोगों ने तब बात की थी जब हम लोगों ने मंत्री परिषद के बारे में डिस्कस किया था, इससे पहले वाले डिस्कशन में। तो देखिए, जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति ही जिम्मेदार होती है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगर आप लोग मेरे डिस्कशंस को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मुझे ये बताएंगे कमेंट करके कि ये वाला जो फीचर होता है जिसमें मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर होता है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है? ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 12 महीनों के लिए, या फिर कहें कि 1 साल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में बढ़ाया जा सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए उन्हें कितने दिन पहले इसकी सूचना देनी पड़ती है, ये आपको बताना है। क्लियर। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 14 दिन पहले जो है उन्हें नोटिस देना पड़ता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो देखिए, भारत में ऐसे केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, तो उनके बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? एक है दिल्ली और दूसरा है पुदुचेरी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्लियर। दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभाएं हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 3 राज्य मैंने आपको अपवाद में बताए थे। कौन कौन से? सिक्किम, मिजोरम और गोवा। क्लियर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को, और जो उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र देता है अध्यक्ष को। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी विधानसभा उपाध्यक्ष को। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। राज्य विधान परिषदों में कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? देखिए, राज्य विधान परिषदों में 5/6 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर। और जो बचे हुए 1/6 सदस्य होते हैं उनको राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है राज्य विधान परिषद में। क्लियर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 5/6 सदस्य। राइट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? अगर हम लोग इन 4 राज्यों की बात करते हैं तो इन 4 राज्यों में जो पश्चिम बंगाल है उसकी विधानसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं। कितने हैं? 294। ये आपको याद रखना है। और बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की विधानसभा में है 288 सदस्य। क्लियर। कर्नाटक की विधानसभा में है 224 सदस्य, और गुजरात की विधानसभा में है 182 सदस्य। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं।
राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है। देखिए, किसी राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे ये निर्भर करता है कि उसकी विधानसभा में कितने सदस्य हैं। क्यों? क्योंकि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 1/3 होती है विधानसभा के सदस्यों के। क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहां पर आपसे विधानसभा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 60 और अधिकतम कितनी होती है, अधिकतम हो सकती है 500। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, विधानसभा का सत्र जो है वो एक वर्ष में कम से कम 2 बार चलना चाहिए। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्लियर? 2 बार। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन वही है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने से पहले उन्हें कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 दिन पहले उन्हें नोटिस देना पड़ता है। क्लियर? तो देखिए, यहां पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं। कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि इन 20 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हुए हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि इसी थ्योरी पर बेस्ड आप इस टॉपिक के कहीं और से भी एमसीक्यूज लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस थ्योरी को पक्का कर लिया है तो आप श्योर रहो कि आपके सारे के सारे एमसीक्यू जो हैं वो बिल्कुल सही होंगे। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात करी राज्य विधायिका की। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ आज हम लोगों ने कवर कर लिया है। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।